Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss the perfect competition and what are the major assumptions of the perfect competition and how the price and output is determined in the short run and long run under the perfect competition. So before starting the output determination, we shall discuss about the definition of the perfect competition. That what is the perfect competition? So first of all, I shall tell about the market. That what is the market basically? Market is the group of buyers and sellers of a particular product or a particular good and services कि जहां पर कंज्यूमर जो है वो बाइंग करते हैं एंड सेलर जो है वो सेलिंग करते हैं. दैट इज अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड एज द मार्केट. अब मार्केट के जो है वो स्टूडेंट्स डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं जिनमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, डोपली है. ठीक है. एंड इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से हम जो है वो आज सबसे पहले टाइप हम डिस्कस करेंगे. दैट इज द परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या है बेसिकली? दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मैनी फर्म्स ऑफर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस. मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स which are selling the homogeneous means same product at the same price और उनकी जो प्राइस होगी that will be also same. अब इस देखा जाएगा रियल लाइफ एग्जांपल में, तो रियल लाइफ एग्जांपल में हमारे पास इस तरह की बहुत कम एग्जांपल हैं. अगर हम बहुत इसको क्लोजर एग्जांपल लें तो दैट इज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के. अब देखें, एक किसान जो है वो जब वीट जो है वो ग्रो करेगा तो उस वीट की जो है वो मार्केट प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगी पहले. ठीक है, वो गवर्नमेंट सेट करती है बेसिकली. लेकिन जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं मोस्ट ऑफ दी जिसमें आपकी आप कह लें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो सिचुएशन होगी डिफरेंट मार्केट में वो डिफरेंट जो है वो उनकी प्राइसेस जो है वो चार्ज की जाती हैं. लेकिन अगर आप क्लोजर थोड़ा सा एरिया में ले लें, एक मार्केट की अगर बात करें, उस मार्केट के अंदर डिफरेंट सेलर्स हैं, तो वहाँ पर वो प्राइस जो है वो सेम होगी और प्रोडक्ट भी जो है वो सेम होगी. ठीक है. तो एग्रीकल्चर की जो मोस्टली फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे एक तो नंबर ऑफ सेलर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है. और सेकेंडली और उनकी जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है. ठीक है. तो ये बेसिकली क्लोजर तीन जो है वो उसकी जो है वो एक एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. अब डिस्कस करेंगे कि बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन की असम्पशंस क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पहली असम्पशन है दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बायर्स भी लार्ज ही होंगे और फर्म्स भी लार्ज होंगी. मतलब कि इट विल बी मोर देन 90, 80, 90. It can be thousand, it can be in millions. Secondly, there is a freedom of entry and exit. कि मार्केट में जो है वो हर फर्म को फ्रीडम होगी कि वो जब मर्जी चाहे अपना बिजनेस शट डाउन कर ले, मार्केट को लीव कर दे, एग्जिट कर दे. एंड whoever wants he or she can enter into the market for the business. कि वो मार्केट में आए और अपना उस नेचर का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दे. All firms produce an identical or homogeneous product. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो गुड्स होंगी, दैट विल बी ऑफ द होमोजेनियस नेचर, वो सेम नेचर की होंगी. एंड ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर. अब प्राइस टेकर का क्या मतलब है गाइस, ये आपने थोड़ा समझना है. प्राइस टेकर मीन कि कोई भी फर्म जो है वो खुद से प्राइस को डिटरमाइन नहीं करेगी. नो फर्म विल डिटरमाइन द प्राइस बाय इटसेल्फ. द प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. कि जहां पर डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होगा, उस इक्विलिब्रियम की बेस पे चाहे वो मार्केट की प्राइस चाहे वो डिटरमाइन होगी. अब चूंकि प्राइस चाहे वो सेम रहनी है, प्राइस सेम होगी तो उसमें क्वांटिटी में चाहे वो जितना मर्जी मार्केट की एग्रीगेट जो डिमांड होगी उसमें जितना मर्जी इजाफा हो, प्राइस चाहे वो सेम ही रहेगी. सारे एक जैसी प्राइस चाहे वो जो है वो चार्ज करेंगे. अब जब प्राइस सेम होगी, डिमांड में चाहे जितना मर्जी इजाफा हो या कम हो, तो डिमांड का जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा. ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक मीन के huge change in demand due to constant price.
मतलब कि प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड जो है वो चेंज होती जा रही है। एंड लास्ट वन इज देयर इज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और कंज्यूमर जो होंगे मार्केट में उनको पता होगा कि मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, वो अगर मार्केट में अगर 100 सेलर्स बैठे हैं तो 100 सेलर जो है वो सेम प्राइस पे सेल करें, तो कंज्यूमर को जो है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी मार्केट के बारे में एंड ही विल बी अवेयर अबाउट द प्राइस। तो ये बेसिकली आ गई इसकी एजम्पशंस। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हमने यहाँ पे चूंकि बेसिकली डिटरमाइन करना है प्रॉफिट, एक फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करती है एक गिवन प्राइस लेवल पे, और वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, उसका मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, तो प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, मार्जिन रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो कहा जैसे कि हमने बताया कि सेलर जितने मर्जी हों, प्राइस जो है वो सेम रहेगी। मतलब कि जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर लें आप मार्केट में, क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि क्वांटिटी लेट अस सपोज 1 to 5 इंक्रीज करी है लेकिन प्राइस जो है वो डेट इज सेम बाय द 5 रुपीज। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन से गिवन प्राइस एंड क्वांटिटी, अगर हम पहले टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करें, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस देखें यहाँ पे 5 है, क्वांटिटी कितनी है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। फिर जब क्वांटिटी 2 हुई तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, एंड जब क्वांटिटी डेट वाज 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, सॉरी। सो अब देखें टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रेट से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 5 के डिफरेंस से। अब हम यहाँ से इंक्रीज सॉरी कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर क्यू। टोटल रेवेन्यू क्या था यहाँ पे 5 ओवर क्यू, क्यू क्या था 1, 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5। देन आफ्टर दैट on the second quantity total revenue was 10, so 10 over 2 is equal to 5. Similarly 25 over 5 is equal to 5, 20 over 4 is equal to 5। एवरेज रेवेन्यू जो है देखें ये सेम हमारे पास, और ये एग्जैक्टली उसी के इक्वल है जो कि हमारे पास प्राइस है। तो एक बात यहाँ से हमने जो है वो कंक्लूजन निकाला that price and average revenue will be equal in the perfectly competitive market। then इस बार लास्ट में हमारे पास marginal revenue। marginal revenue basically क्या करता है, that is a change in total revenue due to change in quantity, change in total revenue due to change in quantity। तो total revenue में देखें चेंज कैसे कैसे आएगा। जब हम सेकंड क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो उस पर डिमांड थी, तो उसमें चेंज कितना आया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 5 और 1 इज इक्वल टू 5। इस तरह जब हम 2 से 3 क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई तो चेंज इन क्वांटिटी देखिए 1 ही रहेगी, ठीक है। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितनी है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। जब 4 क्वांटिटीज प्रोड्यूस की हैं 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब प्राइस सेम हो गई परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में, ठीक है, क्वांटिटी जितनी मर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर जाए, तो उस वक्त जो फर्म की प्राइस होगी डेट विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। मतलब कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इनका जो कर्व बनेगा वो एक ही नेचर का होगा, डेट विल बी द परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल कर्व, जो कि हम नेक्स्ट जो है वो उसमें हम स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया प्राइस डिटरमिनेशन। सबसे पहले आ गई अंडर द परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम जो है वो कंपेटिटिव इंडस्ट्री का कैसे डिटरमाइन होता है। These are the very simple things that where demand and supply intersect each other, that will be the equilibrium point of market, and at this equilibrium point market will produce the equilibrium quantity, and here quantity demand is equal to quantity supply and the price will be the same। So this curve will be equal to the MR and AR, price is equal to MR and AR। तो ये बेसिकली इसलिए हम कहते हैं कि ये फर्म जो होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, दीज आर द प्राइस टेकर, कि ये खुद से प्राइस डिटरमाइन नहीं करेंगी,
बल्कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होगा उस लेवल पर जो है वो प्राइस डिटरमाइन होगी, और यही इसके मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल है और यही इसके एवरेज रेवेन्यू की इक्वल है। Now we shall proceed towards the short run equilibrium under the perfect competition. कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में कैसे डिटरमाइन हम करेंगे, उसमें हम प्रॉफिट को या लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने से पहले हमने पहले समझना कि शॉर्ट रन पीरियड होता क्या है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं। तो शॉर्ट रन बेसिकली ऐसा पीरियड, द पीरियड at which at least one factor is fixed, at least one factor is fixed, मतलब कि जिसमें फर्म जो है वो अपना कोई न्यू ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट ना कर सकती, कोई न्यू मशीनरी जो है वो ऐड नहीं कर सकती, या कोई लैंड में इजाफा नहीं करेगी, एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड अदर विल बी वेरिएबल। एट लीस्ट वन फैक्टर जो है वो एट लीस्ट फिक्स रहेगा एंड अदर विल बी वेरिएबल। तो ये बेसिकली शॉर्ट रन जो है वो बेसिकली हम इसको पीरियड कहते हैं। अब वो शॉर्ट रन में इजाफा किस चीज़ से कर सकती है, वो चाहे लेबर इंक्रीज करके इजाफा कर ले, रॉ मटेरियल परचेज ज़्यादा कर ले, इसमें इजाफा कर ले, लेकिन एट लीस्ट वन फैक्टर जो फिक्स रहेगा। वो लैंड भी हो सकती है फिक्स, वो मशीनरी भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो ये तो था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें शॉर्ट रन में कुछ कंडीशंस हैं। तो चार बेसिकली सिचुएशन जो है वो फर्म को फेस करना पड़ सकती हैं, चारों इकट्ठी नहीं होगी, इनमें से कोई एक होगी। चार कंडीशंस जो है वो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। नंबर वन, दैट इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब इसका क्या है इकोनॉमिक्स में। एबनॉर्मल प्रॉफिट मींस कि व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉस्ट, कि जब फर्म के टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से इंक्रीज कर जाए। ऑब्वियसली जब रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट कम हो गई, तो प्रॉफिट होगा फर्म को, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। और जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बढ़ेगा तो इट मींस कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू होगा दैट विल आल्सो एक्सीड द एवरेज कॉस्ट, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू से ही कंप्यूट होता है। जब हम टीआर को क्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू जो है इस केस में एवरेज कॉस्ट से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन इज द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है फर्म का, बेसिकली आपने अकाउंटिंग में वी डिस्कस अ पॉइंट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि जहां पर फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, मतलब कि रेवेन्यू भी इतना ही है जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है। इफ आई प्रोड्यूस वन थिंग इन 100 रुपीज, आई शैल सेल इट इन 100 रुपीज, तो उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना तो मुझे कोई लॉस होगा। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन, और इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अगर टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट इक्वल होगा तो इट मींस एआर विल बी आल्सो इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। थर्ड कंडीशन इज नॉर्मल लॉस। थर्ड सिचुएशन, नॉर्मल लॉस मींस कि व्हेन फर्म्स एवरेज रेवेन्यू, अब देखिए लॉस की बात आ रही है, लॉस का जब भी हम वर्ड देखेंगे तो इट मींस कि रेवेन्यू कम होंगे, कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी। टोटल रेवेन्यू आर लेस देन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है। जब एवरेज रेवेन्यू फिर कम होगा और एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये तो होगी लॉस की कंडीशन। लेकिन अब देखें इसमें भी लॉस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस, जैसे शट डाउन पीरियड। नॉर्मल लॉस क्या होता है बेसिकली, कि जहां पर फर्म जो है वो उसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो एवरेज रेवेन्यू से, लेकिन फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर कर रही हो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक कवर कर रही है तो फर्म के ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को वो कवर कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट से कुछ ना कुछ कमा रही है वो, ठीक है। वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगी, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होगी, दैट इज द नॉर्मल लॉस। जैसे ही फर्म जो है वो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी एवरेज रेवेन्यू से, या आप कह लें कि एवरेज रेवेन्यू कम होंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट तो पहले ही ज्यादा थी एवरेज रेवेन्यू से, अब अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फर्म जो है अपने ऑपरेशन शॉर्ट टर्म में जो है वो शट डाउन कर देगी, तो वो मजीद जो है वो कारोबार फिर वो नहीं करेगी, ठीक है। इन द लॉन्ग रन वो फिर अपना कारोबार जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में अपना कारोबार जो है वो बंद कर देगी।
क्योंकि उसे मुसलसल जो है वो उसे लॉस हो रहे हैं इसको। तो ये 4 कंडीशन थी। इन 4 कंडीशंस को लेके हमने इन्हीं चीज़ों को पॉइंट्स को लेके हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन करना है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब ये तो बेसिकली क्या हमने कंडीशंस पढ़ी हर एक सिचुएशन की, लेकिन जो मेन एक सिचुएशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, या आप करें जहाँ पे फर्म जहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, जिस लेवल पे फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर इज इक्वल टू एम सी। कि मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और हमने चूंकि पढ़ा है कि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जो है वो इक्वल हैं, अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जो है वो इक्वल हैं, तो इसलिए इसमें मैंने लिख दिया एम आर का पी इज इक्वल टू एम सी। एक ही चीज़ है बेसिकली, एम आर इज इक्वल टू एम सी और पी इज इक्वल टू एम सी, तो ये एक ही बात है। इसको हम कहते हैं फर्म्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे फर्म जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो अब इन चारों केसेस को हम जो है वो जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास नंबर 1 पे है केस है एबनॉर्मल प्रॉफिट। कि एबनॉर्मल प्रॉफिट फर्म का कैसे शो करते हैं, डायग्रामेटिक कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं सपोज कर लिया मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर मेरे पास आएगी क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर आएगी मेरे पास प्राइस। सबसे पहले गाइस आपने ड्रॉ करना है ये प्राइस कर्व। ये प्राइस कर्व आपको नजर आ रहा है, P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। ये जो प्राइस कर्व है हॉरिजॉन्टल, ये पहले आपने जो है वो आपने कर्व ड्रॉ करना है, दैट इज आल्सो इक्वल टू ए आर एंड एम आर। यही प्राइस कर्व है इसका, यही एवरेज रेवेन्यू कर्व है और यही इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। इसको ड्रॉ करने के बाद देन आपने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करना है। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमने डिस्कस किया था, दैट इज द यू शेप। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखें कि आपने ये तरतीब से ड्रॉ करनी कर, ठीक है। कोई कर्व आपने इनमें से पहले ड्रॉ नहीं करना। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे ये प्राइस कर्व, प्राइस लाइन, P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। अब यहाँ पे जो एम आर और ए आर आ रहा है ना, सबसे पहले हमने कंडीशन क्या पढ़ी, नेसेसिटी कंडीशन, दैट एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो एम आर कर्व तो मेरे पास यही आ गया P के इक्वल। अब हम इसके अगेंस्ट हम ड्रॉ करेंगे एम सी कर्व। एम सी कर्व पहले ड्रॉ करें यू शेप, जो कि पहले स्लाइटली डिक्रीज करेगा, देन उसके बाद जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक आ गया एम सी कर्व आ गया, ठीक है। तो ये एम सी कर्व ड्रॉ करना है आपने फ्री हैंड। और ये एम सी कर्व एम आर कर्व को, ये एम आर कर्व है ना बेसिकली, यही प्राइस कर्व है, ये एम आर कर्व है। ये एम सी कर्व जहां पर एम आर कर्व को कट करेगा, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है ये फर्म की जो है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट आ गया, क्वांटिटी आ गई जो वो प्रोड्यूस करेगी, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये एम आर कर्व एम सी कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है और ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एम आर के अगेंस्ट जो है वो अभी एम सी कर्व आया, कि जिसको अभी हमने कहा कि डेट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन एबनॉर्मल प्रॉफिट की क्या थी, डेट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब देखें ये एवरेज रेवेन्यू कर्व आ गया, यही यही एम आर है, यही ए आर है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व आ गया। अब एवरेज रेवेन्यू कर्व के अगेंस्ट हमने एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है, जो कि एमसी को भी कट करता हुआ गुजरेगा और ए आर कर्व को भी कट करता हुआ गुजरेगा। अब ये कट कैसे करेगा, किस पॉइंट से करेगा, ये हमने जो हमने पहले डिसाइड करना है। हमने जो डिस्कस किया ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है। तो इसका मतलब है जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा वो ऊपर होगा और एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो उसको नीचे से कट करता हुआ गुजरेगा। जहां जब एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता हुआ गुजरेगा ना ए आर कर्व को, तो इट मींस दैट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो एक यू शेप कर्व जो है वो आपने, ये देखिए ये प्राइस लेवल है, इसके ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, इसको ऊपर डिक्रीज किया, नीचे तक लेके इसको फिर दोबारा इंक्रीज किया, तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ गया। तो ये देखें ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे से कट करता हुआ गुजरा है इसको, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना, इसको नीचे से कट करता हुआ गुजरा है, ये नीचे आ रहा है इसके, ये यहाँ पे भी है, ठीक है।
तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। तो ये अब हमने यहाँ पे करना क्या है बेसिकली कि जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करेगा, ये देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था ना ये वाला, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो टच करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो उसी पॉइंट पर फर्म की जो है वो एवरेज कॉस्ट होगी। तो ये एक लाइन मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रा की जो कि फर्म की एवरेज कॉस्ट को शो कर रही है। ये पॉइंट आ गया, ये एस पॉइंट है ना जहाँ पे, इस पॉइंट से जो है वो एवरेज कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये फर्म की आ गई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब फर्म का एवरेज रेवेन्यू क्या था, ये वाला पॉइंट था, ये मैंने पहले जो है वो ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ से हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्म का प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डिटरमाइन करेंगे। रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब फर्म देखें, फर्म का जो प्राइस का एरिया है, एरिया क्या है फर्म का प्राइस का, ये फर्म प्राइस चार्ज कर रही है। तो इसका मतलब है ये जीरो से लेकर इतनी प्राइस है, तो ये एरिया जो आ जाएगा वो ओपी, ये प्राइस का एरिया है। और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी है, ओ क्यू, ये क्वांटिटी का एरिया आ गया। तो ओ पी मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू, ये प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब देखिए जब इस एरिया को ओ पी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओ क्यू से, तो ये ओ पी आर क्यू, ये सारा का सारा एरिया जो है ये हमारे पास फर्म का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। सेम एज इट इज, इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे फर्म के टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्म की एवरेज कॉस्ट क्या थी, कि जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच कर रहा है, ये एस पॉइंट से, एस पॉइंट से डी पॉइंट तक, ये फर्म की एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, तो जब हम इसको, इस एरिया को हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारा का सारा एरिया ओ टी एस क्यू, ओ टी एस क्यू जो है वो फर्म की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, जब प्रॉफिट निकालेंगे, रेवेन्यू में से हम कॉस्ट माइनस करेंगे, ये फर्म का रेवेन्यू था ओ पी आर क्यू, माइनस कर देंगे ओ टी एस क्यू, और ये शेडेड एरिया आपके पास बचेगा, दैट विल बी द फर्म्स प्रॉफिट। तो ये फर्म का जो है हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं फर्म्स का एबनॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे क्या होता है, बेसिकली हमने डिस्कस किया कि व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। अब देखें सेम एज इट इज, पहले हम एक जो है वो प्राइस कर्व ड्रॉ करेंगे विच इज इक्वल टू पी एम आर इज इक्वल टू ए आर। ये एक्स एक्सिस पर उसी तरह आउटपुट आ गई, सेम एज इट इज रहेगा। ये प्राइस कर्व जो है वो चेंज नहीं होगा, शॉर्ट रन में भी सेम रहेगा, लॉन्ग रन में भी सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, चारों केसेस में सेम रहेगा। ये P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। तो एक हॉरिजॉन्टल कर्व जो हमें ड्रॉ कर दिया, प्राइस कर्व भी, एम आर कर्व भी और ए आर कर्व भी। अब सबसे पहले हमने कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, दैट इज एम सी, क्योंकि पहले नेसेसरी कंडीशन है एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो एम सी कर्व भी उसी तरह सेम रहेगा जैसे हमने पहले ड्रॉ किया, ये हमने एक यू शेप का ड्रॉ कर दिया, एम शॉर्ट एंड एम सी कर्व। तो जहां पर एम आर कर्व एम सी कर्व को टच करेगा, ये इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर फर्म की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, दैट इज क्यू। उतना वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो अब ये तो हो गया एम आर और एम सी कर्व। इसके बाद सेकंड जो कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की, वो क्या थी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब ये एवरेज रेवेन्यू कर तो मेरे पास आ गया, अब हमने इसके अगेंस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट का जो ड्रॉ करना है। तो गाइस लास्ट जो हमने केस डिस्कस किया था अब नॉर्मल प्रॉफिट का, उसमें जो एवरेज कॉस्ट कर था वो नीचे से कट करता हुआ गुजरा था। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे एवरेज रेवेन्यू एक्सीड एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का जो कर था वो उसका लेवल कम था, नीचे से कट कर रहा था। अब यहाँ पे चूंकि दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए जो उसका एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, जिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से कट करता हुआ गुजरेगा। ये ना नीचे आएगा इससे, ना तो ये इससे ऊपर होगा, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था। ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो है देखें, बाउल शेप, यू शेप जो कर्व है, ये इस पॉइंट को कट करता हुआ गुजरेगा, ना तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा और ना इससे जरा सा भी ऊपर होगा। ये तो ये हमारे पास एक आ गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है,
अब अगर हम इस ग्राफ के थ्रू अगर हम प्रॉफिट का एरिया कैलकुलेट करें कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, अब देखें सबसे पहले क्या है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है, फर्म का प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस कितनी है, उसका एरिया कितना है ओ पी, और क्वांटिटी का एरिया कितना है ओ क्यू। ठीक है, अब ये जो प्राइस है यही हमारे पास एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। ये एवरेज रेवेन्यू आ गया हमारे पास, ये देखें, और ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। तो ये सारा का सारा एरिया जितना भी होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल रेवेन्यू ओ पी आर क्यू। लास्ट टाइम भी हमारे पास यही एरिया था। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट देखिए हम कितनी है, ये एवरेज कॉस्ट कर जो है वो इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो एवरेज कॉस्ट भी इसकी यही पर हुई। ठीक है, यही कर, लास्ट टाइम थोड़ा नीचे था तो ये नीचे ही थी लाइन, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे टच कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो यही इसकी एवरेज रेवेन्यू है, यही इसकी एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी इसकी आ गई, उसका एरिया कितना आ गया ओ पी मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू। ओ पी मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू। तो जब हम इस एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये सारा का सारा एरिया हमारा क्या बनेगा, एवरेज कॉस्ट। अब देखिए गाइस, यही एवरेज रेवेन्यू है और यही एवरेज कॉस्ट है, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है ना। एवरेज रेवेन्यू भी यही है और एवरेज कॉस्ट भी वही है। तो उसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू भी वही होगा, टोटल कॉस्ट भी वही आ रही है। तो जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो तो हम उसको कहते हैं ब्रेक इवन, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया क्या है, टी आर इज इक्वल टू टी सी, डेट इज इक्वल टू ओ पी आर क्यू। ओ पी आर क्यू। तो ये तो था हमारे पास एरिया ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस है हमारे पास नॉर्मल लॉ। सो द नॉर्मल लॉस को हम परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हम जो है इसको ग्राफिकली हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हमने चीज़ समझनी है कि नॉर्मल लॉस की कंडीशन क्या थी। नॉर्मल लॉस था, हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, कि अब एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी, बट एवरेज रेवेन्यू एक्सीड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये एक्सीड करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करेंगे, देखें, उस तरह हमने एक आउटपुट ले लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास आ गई प्राइस। तो पहले हम उसी तरह एक प्राइस का जो है वो एक ड्रॉ करेंगे, दैट इज आल्सो इक्वल टू एम आर एंड ए आर। ये हमारे पास सेम एज इट इज आ गया। अब एम आर के अगेंस्ट हमने ड्रॉ करना है एम सी कर, शॉर्ट रन एम सी कर। तो ये देखें, ये एक शॉर्ट रन एम सी कर जो है वो ड्रॉ कर लिया एक पहले स्टार्ट में ही। सबसे पहले अपने यही कर ड्रॉ करना है इन ऑल द केसेस। तो ये शॉर्ट रन जो है वो एक एम सी कर्व आ गया हमारे पास। तो अब ये एम आर कर्व है, ये एम सी कर्व, जहाँ पर एक दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आर, आर नाम दे दिया पहले की तरह। तो यहाँ पर फर्म जो है वो क्वांटिटी जो है उसका मैक्सिमम लेवल जो है वो आउटपुट का प्रोड्यूस करेगी क्यू। तो ये फर्म का आ गया रेवेन्यू का एरिया ओ पी आर क्यू, ये फर्म का रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन इसकी ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लॉस की, that is average revenue is less than average cost, average revenue is less than average cost। अब देखिए यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इट मींस दैट एवरेज कॉस्ट कर जो होगा वो एवरेज रेवेन्यू करके अबव लेवल पे होगा। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है तो उससे अबव लेवल पे होगा। तो ये हमने जो है वो एवरेज कॉस्ट कर जो है वो, ये एवरेज रेवेन्यू कर जो आपको नज़र आ रहा है, ये एवरेज कॉस्ट कर जो है वो इसके ऊपर लेवल पर हमने जो है वो यू शेप का कर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा अपने से ऊपर जो है कर ड्रॉ कर देना है। ये एवरेज आपके पास जो है वो कॉस्ट कर्व आ गया, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब करना क्या है, अब फर्म का एवरेज रेवेन्यू तो ये था, अब फर्म की हमने एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था उसमें एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता हुआ गुजरा था और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर टच करा था, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर टच नहीं करेगा। जब आप ये कट ड्रॉ करेंगे ना हाली सिर्फ पहले, तो ये आपके पास ऊपर एक कर्व आ जाएगा आपके पास, एक सिंपली एवरेज कॉस्ट कर्व। तो आपने क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था आपने उसको एवरेज कॉस्ट कर्व तक एक्सीड करना है, उसको अपने ऊपर तक आपने एक्सीड कर देना है, और ये फर्म की जो है वो एवरेज कॉस्ट आ गई एस टी। ठीक है, और ये इसका एरिया आ गया फिर। ठीक है, फर्म के जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया आ गया ओ टी। ठीक है,
तो ये फर्म की आ गई एवरेज कॉस्ट। अब सेकंड जो सी कंडीशन है वो क्या थी, एवरेज रेवेन्यू एक्सीड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है एवरेज रेवेन्यू से, तो इट मीन्स कि जो इसका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होगा यू शेप, वो एवरेज रेवेन्यू, ये जो कर्व आ रहा है, ये जो कर्व है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे से कट करता हुआ गुजरेगा। तो ये एक कर्व यहाँ से स्टार्ट के देखें, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो शॉर्ट टर्म का, ये मैंने ड्रॉ कर दिया मैंने। तो गाइस अब जो हमारे पास जो लॉस का जो एरिया आएगा, ये फर्म का रेवेन्यू था ओ पी आर क्यू, और ये फर्म की कॉस्ट है ओ टी एस क्यू। ठीक है, तो जब कॉस्ट ज़्यादा है देखें और रेवेन्यू कम है, तो जब माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो एरिया है पी टी एस आर, ये फर्म का नॉर्मल लॉस आ गया। तो इस तरीके से जो है वो फर्म का नॉर्मल लॉस जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमाइन करते हैं। सो द लास्ट सिचुएशन इज एबनॉर्मल लॉस, कि फर्म जो है वो एबनॉर्मल लॉस कब फेस करेगी। फिर अगेन वही बात, एक तो नेसेसरी कंडीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, कि पहले हमने ये प्राइस कर्व डिटरमाइन किया, ड्रॉ किया हमने, दैट इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर, और एम आर कर्व के अगेंस्ट हमने एक एम सी कर्व ड्रॉ किया, दैट इज यू शेप। ये शॉर्ट रन जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रही वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक से कट करेंगे, दैट इज पॉइंट आर, उस पॉइंट पर जो है वो फर्म का आउटपुट लेवल जो है वो मैक्सिमम होगा, वो फर्म जो है वो मैक्सिमम आउटपुट लेवल जो प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो आ गया हमारे पास एरिया रेवेन्यू का ओ पी आर क्यू। ये रेवेन्यू का एरिया जो है वो सेम रहेगा, ये प्राइस का एरिया एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये रेवेन्यू का एरिया हमारे पास ओ पी आर क्यू आ गया। अब जो हमारे पास जो मेन पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस का, डेट इज एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट एंड आल्सो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से भी कम होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम होगा। मतलब कि अब ये दोनों कर्व, जो एसी कर्व है और एबीसी कर्व है, दैट विल बी अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों कर्व जो हैं वो इससे ऊपर होंगे। अब एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या है, एक और डिफरेंस, कि नॉर्मल लॉस में जो बेसिकली जब हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमने ड्रॉ करना है, एवरेज कॉस्ट कर्व, वो पहले थोड़ा सा नीचे था जरा। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा इसका आपने और जो है उसको इंक्रीज कर देना, आपने इस गैप को इंक्रीज कर देना है। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, देखें ये एवरेज कॉस्ट कर्व है यू शेप, ये आपने एक एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर लिया। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना आर, इस पॉइंट को आपने एक्सीड करना है इस एवरेज कॉस्ट कर्व तक, तो ये फर्म की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये फर्म की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और उसका जो एरिया क्या हो जाएगा, ओ टी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। अब जो उसकी दूसरी कंडीशन थी, दूसरी सफिशिएंट कंडीशन थी, दैट वाज एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगी। मतलब कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो नॉर्मल लॉस में नीचे से कट करा था, वो भी अब जो है वो एवरेज रेवेन्यू के करके ऊपर आएगा, इसको कट नहीं करना चाहिए, इसके वो ऊपर आएगा ये। ठीक है, तो ये देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये इसके ऊपर ऊपर जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आ गया। ठीक है, इसको इसको शो करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है ये लाइन को, जस्ट शो कर देगी कि बताया गया है कि ये फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपके पास जो दो मेन पॉइंट हैं, एक तो रेवेन्यू का एरिया ओ पी आर क्यू, एंड एक टोटल कॉस्ट का एरिया ओ टी एस क्यू। ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट हमने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि हमने शो करना है कि फर्म की जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो रही, दैट इज आल्सो एक्सीड द एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए जब ये रेवेन्यू का जो एरिया है ये कम है और ये एरिया जो है वो ज़्यादा है ओ टी एस क्यू, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ये बचेगा पी टी एस आर, पी टी सॉरी दैट इज पी टी एस आर। यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, दैट इज द एबनॉर्मल लॉस बेसिकली, दैट इज द एबनॉर्मल लॉस एंड दैट इज इक्वल टू पी टी एस आर। सो दैट इज द एबनॉर्मल लॉस ऑफ द फर्म। ये तो था हमारे पास गाइस, अभी तक डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। देन इसके बाद है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो है वो
फर्म की आउटपुट प्राइस एंड उसका जो प्रॉफिट है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसका एक ही केस है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि फर्म का जो लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है। शॉर्ट रन में डिस्कस किया कि एट लीस्ट जो है वो वन फैक्टर जो है वो फिक्स रहेगा। लॉन्ग रन में जो है वो कोई भी फैक्टर फर्म का फिक्स नहीं रहेगा। तमाम के तमाम फैक्टर जो है वो वेरिएबल होंगे। फर्म अपनी जो इनपुट है वो चेंज करेगी। लैंड का साइज भी इंक्रीज कर सकती है, नया प्लांट इंस्टॉल कर सकती है, नई मशीनरी भी लेके आएगी, वो चेंज मतलब कि उसमें चेंजिंग करेगी उसमें वो। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग रन पीरियड है। द लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज सफिशिएंटली लॉन्ग टू allow the firm to make changes in all factors of production। इसके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, उन सबको वो चेंज करेगी। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नन आर फिक्स्ड। के तमाम फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, फिक्स फैक्टर कोई नहीं रहेगा। और इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स विल अर्न ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी फर्म जो है वो। उसको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ना तो उसको लॉस होगा इन द परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट, ना तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगी। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी दो रीजन है कि क्यों उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नंबर वन, फर्स्ट रीजन तो ये है कि व्हेन इफ द फर्म आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, क्या शॉर्ट रन में जब उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, दे विल प्रोड्यूस मोर बाय एक्सपेंडिंग द प्लांट साइज। तो लॉन्ग रन में क्या करेंगे वो लोग, वो फर्म क्या करेगी? शॉर्ट रन में अगर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इन द लॉन्ग रन क्या करेगी? अपने प्लांट साइज को इंक्रीज कर देगी। जब प्लांट साइज इंक्रीज करेगी, इस तरह कुछ नई फर्म जो है वो भी मार्केट में एंटर हो जाएंगी। जब नई फर्म मार्केट में एंटर होंगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई उसकी इंडस्ट्री की जो है वो इंक्रीज हो गई। और जब सप्लाई इंक्रीज हो गई और डिमांड कम हो गई, तो फर्म क्या करेंगी? अपनी प्राइस को कम कर देंगी। अपनी प्राइस को कम कर देंगी। जब फर्म अपनी प्राइस को कम करेंगी तो उनका जो रेवेन्यू है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगा। तो इस तरह जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो उसकी ये कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन इज कि व्हेन सम फर्म्स आर इनकरिंग लॉसेस इन द शॉर्ट रन, कि कुछ फर्म्स ऐसी ऐसी भी होंगी कि जिनको शॉर्ट रन में जो है वो लॉस हो रहा होगा, तो वो क्या करेंगी? अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगी या मार्केट से जब वो परमानेंटली एग्जिट कर देंगी, क्विट कर देंगी वो इन द लॉन्ग रन। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द इंडस्ट्री सप्लाई। जब कुछ फर्म मार्केट से छोड़ देंगी, लीव कर देंगी, एग्जिट कर देंगी, तो उस तरह इंडस्ट्री की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। जब इंडस्ट्री की सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी, तो जो इंडस्ट्रीज बाकी रह जाएंगी मार्केट में वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगी। जब वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी, उनका शेयर भी इंक्रीज करेगा मार्केट में। तो इस तरह उनको जो है वो आहिस्ता शॉर्ट रन में जिनको लॉस हो रहा था, लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह फिर वो भी नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगी। तो इट मीन्स कि लॉन्ग रन में फर्म को जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसको हम शो कैसे करेंगे? हमने शॉर्ट रन में किया था सिंपली स्टैट के पहले हमने प्राइस कर्व ले लिया, दैट इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। तो एम आर कर्व के अगेंस्ट पहले हम एक लॉन्ग रन ये एमसी कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द शॉर्ट रन एमसी कर्व। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। पहले इसमें जो डिक्रीजिंग जो कमी है कि वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से आएगी। तो पहले कम होगा, फिर इसके बाद फिर इंक्रीज करेगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली आ गया शॉर्ट रन एमसी कर्व। जहाँ पर दोनों इसको कट करेंगे, ये फर्म का आउटपुट लेवल आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल पे जहाँ पे वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। अब चूंकि हमने पढ़ा कि लॉन्ग रन में फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ए आर इज इक्वल टू ए सी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये फर्म का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, दैट विल बी कट थ्रू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो फर्म का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट को कट करता हुआ गुजरेगा। तो यही फर्म का रेवेन्यू है ओ पी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आप ले लें, कोई सा भी ई या आर कोई पॉइंट ले लें, ओ पी आर क्यू, और यही फर्म की टोटल कॉस्ट है और यही फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सो दैट वाज बेसिकली how we determine the short run and long run equilibrium uh, discussed under the perfect competition.